Assalamu alaikum and welcome to Bright Spark CSS Academy. I am Halima Sadia and today's lecture is based on conditional sentences, and this is the third and last lecture on conditional sentences. तो जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर किया था, टाइप्स देखी थी कंडीशनल सेंटेंसेस की, और उसके बाद हमने डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट केसेस देखे थे. अभी लास्ट जो लेक्चर है उसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास उसके अलावा और कौन कौन से डिफरेंट केसेस होते हैं और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं. तो इसको स्टार्ट करते हैं. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दैट आपको ये एक एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रहा होगा जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि अंडर द नेम ऑफ अवर अकेडमी वी आल्सो गिव preparatory online classes for Prezi comprehension and Urdu to English translation for CSS and PMS preparation. So if you want to join that, you have all the information given in this advertisement. Alright, now starting from rules and examples of conditional sentences. And as I told you, this is the last part or part 3. सबसे पहला देखें, हमारे पास जो यहाँ पे केस है वो है वर्ब फॉर्म्स फॉलोइंग विश. एंड व्हाट इज अ विश? जैसे आपको पता है कि विश वो चीज़ होती है विच वी वांट टू बी फुलफिल्ड और विच वी वांट टू कम ट्रू, और या ऐसी चीज़ होती है जिसका एक्चुअल में होना बहुत मुश्किल होता है. वी डिज़ायर फॉर दैट और वी वांट दैट थिंग टू हैपन फॉर अस. दैट इज़ अ विश. और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास क्या रूल होता है कि हमारे पास वो सेंटेंसेस आते हैं कि जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फुलफ़िल करना पॉसिबल होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फुलफ़िल नहीं किया जा सकता, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हम सिर्फ डिज़ायर करते हैं या हमारी विश होती है कि वो हो सके या किसी तरह काश वो किसी तरह हो जाता. तो इसी तरह उसके अंदर फिर विश वाली चीज़ भी आ जाती है क्योंकि विश डिज़ायर दे आर द सेम थिंग्स. और अब यहाँ पे जो पहला केस है वो है अ विश अबाउट द फ्यूचर, यानी कि कुछ विशेस ऐसी होती हैं जैसे हमने देखा था थर्ड कंडीशनल में, उसमें हमने देखा था कि उसमें विश के पूरे होने के कोई भी चांसेस नहीं होते. क्योंकि हम उसमें ऐसी बात कर रहे होते हैं जो कि पास्ट में अगर हो सकती है, अगर हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं तो वो तभी पॉसिबल था. लेकिन यहाँ पे अभी जो हम केस देखेंगे इसमें लिखा हुआ है अ विश अबाउट द फ्यूचर, यानी कि ऐसी विशेस जो कि फ्यूचर में मे बी पूरी हो सके या हम उसको फुलफिल कर सकें. सो लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. शी विल नॉट टेल मी, आई विश दैट शी वुड टेल मी. तो इसका क्या मतलब है कि हमें पता है कि ऐसा नहीं होगा, इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, और हम क्या कह रहे हैं कि आई विश शी वुड टेल मी, कि काश ऐसा हो सकता या काश ऐसा पॉसिबल होता. ही इज़ नॉट गोइंग टू बी हियर, आई विश ही वर गोइंग टू बी हियर. या फिर हम उसको ऐसे भी कर सकते थे, आई विश ही वर हियर. तो वो भी शो करता कि हम किसी ऐसी चीज़ की डिज़ायर करें जो कि फ्यूचर में होगी या फ्यूचर में जिसका होना पॉसिबल नहीं है, या जो हम सिर्फ जिसकी डिज़ायर ही कर सकते हैं बट इन फ्यूचर. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी कांट कम टुमारो, आई विश शी कुड कम टुमारो. अब इससे क्या मतलब है कि हमें पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल और इट्स नॉट गोइंग टू हैपन टुमारो, लेकिन क्या है, वी आर स्टिल विशिंग फॉर दैट कि काश ऐसा हो जाए एंड दैट पर्सन वुड कम इन फ्यूचर और टुमारो. नेक्स्ट वन, I don't know France. It's not France actually, it's French. I don't know French. I wish I knew French. Next one is, it is raining right now. I wish it were not raining right now. I can't speak Japanese. I wish I could speak Japanese. अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्यूचर में कहीं जाके पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है. हमने इसको अ विश अबाउट द फ्यूचर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये वाली जो एग्जांपल्स हैं जो अभी आपके सामने हैं A, B and C, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी प्रेजेंट में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकती हैं. अगर सर्टेन कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो हम उन्हें पॉसिबल बना सकते हैं फॉर द फ्यूचर. तो इसीलिए ये सेम कैटेगरी के अंडर ही आ रही है. बेशक ये उस तरह से नहीं है जैसे पीछे जो हमने एग्जांपल्स देखी थी, बट स्टिल इट कम्स अंडर द सेम कैटेगरी और अंडर द सेम केस कि जिसमें हम फ्यूचर के लिए कुछ डिज़ायर या कुछ विश कर रहे होते हैं. तो इसमें ऐसी विशेज़ हैं जो कि प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है बट दे कैन हैपन और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ देम फॉर हैपनिंग इन द फ्यूचर. आई विश अबाउट द पास्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि
आई विश अबाउट द पास्ट मतलब इसमें वो वाली विशेज होती हैं जिनका होना, किसी भी तरह से होना जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता. देयर इज अ जीरो चांस ऑफ देम टू बी हैपनिंग. नंबर 1, जॉन डिड नॉट कम. आई विश जॉन हैड कम. अब ये ऐसी चीज़ है जो हो चुकी है और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास कोई चांसेस हैं उसको चेंज करने के, ना ही कोई पॉसिबिलिटी है और ना ही कोई ऐसा फैक्टर है कि जिसको, ना ही कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसको हम फुलफिल करें तो ये हो सके. तो फिर इस वजह से क्या है कि दीज आर द विशेस अबाउट द पास्ट जिनकी पॉसिबिलिटी, जिनके होने के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं. मैरी कुड कम. आई विश मैरी कुड नॉट हैव कम. तो इसमें भी वही वाली चीज आ गई. नाउ वर्ब फॉर्म फॉलोइंग विश. अब इसमें क्या है, विश इज यूज व्हेन द स्पीकर वांट्स रियलिटी टू बी डिफरेंट, टू बी एग्जैक्टली द ऑपोजिट. वर्ब फॉर्म सिमिलर टू दोज इन कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज. तो फिर क्या होता है कि कुछ जगहों पे फिर आपकी वर्ब फॉर्म्स यूज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ही विश वाला बन जाएगा. होगा कंडीशनल सेंटेंस ही बट दैट वुड बी अ विश, यानी कि आप चाहेंगे कि रियलिटी या जो आपके पास फैक्ट्स हैं या जो आपके पास प्रेजेंट टाइम है आप उसको चेंज कर सकें. तो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल. Wish is followed by a noun clause. The use of that is optional. Usually it is omitted in speaking. अच्छा, अब noun clause कौन सी clause होती है? इससे नाम से पता चल रहा है, यानी कि हमारे सेंटेंस का वो पार्ट होता है, मेन पार्ट सेंटेंस का, जहाँ पे नाउन एग्जिस्ट करता है. अब वो नाउन जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन का ही नेम होगा, वो उसके अंदर कोई ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जो कि समहाउ दे आर रिलेटेड टू नाउन, या फिर वो उस नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हों या वो किसी भी तरह से उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हों. इटसेल्फ नाउन नहीं भी हो सकता, उसके अलावा भी कोई और चीज़ भी यूज़ हो सकती है. और जिस क्लॉज में, जिस पार्ट ऑफ सेंटेंस में वो प्रेजेंट होगा, हम उसको नाउन क्लॉज कहते हैं. और अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द यूज ऑफ दैट इज ऑप्शनल. यूजुअली इट इज ओमिटेड इन स्पीकिंग. मोस्टली उसमें क्या है कि हम इस पार्ट को ओमिट कर देते हैं, हम इसको नहीं यूज करते व्हेन वी आर स्पीकिंग और व्हेन वी आर जिसको हम कहते हैं ना कि एक फ्लो में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो मोस्टली हम ऐसी चीज़ों को फ्लुएंसी की वजह से हम इनको नहीं भी ऐड करते, लेकिन रिटन में दे कैन बी एडेड. यूजिंग वुड टू मेक विशेस अबाउट द फ्यूचर. अब देखिए पहली वर्ब फॉर्म क्या है, पहली वर्ब फॉर्म है वुड, जो कि मॉडल वर्ब है. और मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि मॉडल्स पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी को शो करते हैं. और इसके अलावा मॉडल वर्ब्स की सिर्फ 2 फॉर्म्स होती हैं, जैसे विल से वुड है. अब यानी कि विल जो है अगर प्रेजेंट फॉर्म है उसकी, तो वुड उसकी पास्ट फॉर्म भी है और उसकी फ्यूचर फॉर्म भी है. सो एग्जाम्पल नंबर 1, इट इज रेनिंग. आई विश इट वुड स्टॉप. I want it to stop raining. अब इसमें क्या है, अब प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, और हमारी डिज़ायर क्या है, आई विश इट वुड स्टॉप, कि ये रुक जाती. तो इसमें अब क्या है कि अगर ये वाला वुड हम देखें तो ये फिर हमारे फ्यूचर को शो करेगा. यहाँ पे ये एज अ पास्ट टेंस नहीं यूज़ हो रहा क्योंकि अभी हमने पीछे क्या कहा, इट इज़ रेनिंग, के भी वो हो रही है और हमारी डिज़ायर क्या है कि वो रुक जाए. I am expecting a call. I wish the phone would ring. तो इसमें भी वही वाली बात है. देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ I want the phone to ring. तो इसका क्या मतलब है कि because we have this kind of expectation or because we are thinking about or we want it to be happen, और वो हो भी सकता है, सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज़ है, वो नहीं हो सकती. So हम उसको फिर क्या कहते हैं कि I wish the phone would ring, कि वो फ़ोन रिंग करे या वो कर सकता, हो सकता. So word is usually used to indicate that the speaker wants something to happen in the future. जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसकी दोनों फॉर्म्स हैं, एक फ्यूचर फॉर्म भी है और एक पास्ट फॉर्म भी है, लेकिन इन एग्जांपल्स में हमारे पास फ्यूचर फॉर्म आ रही है. द विश मे बी आवर मे नॉट कम ट्रू बी रियलाइज्ड. लेकिन क्या है कि हमें ये रियलाइजेशन ज़रूर होती है कि ये विश पूरी हो सकती है. देयर इज स्टिल द चांस ऑफ हैपनिंग फॉर दैट. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अभी पूरी हो सकता है कि वो कुछ टाइम के बाद पूरी हो जाए, लेकिन उसका चांस होता है, हो सकता है कि वो ना पूरी हो. तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इट कैन हैपन एंड इट कैन नॉट हैपन. तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ये जो एग्जांपल्स हैं दे आर रिलेटेड टू द फ्यूचर. वुड जो है यहाँ पे वो फ्यूचर फॉर्म के लिए यूज़ हो रहा है, पास्ट फॉर्म के लिए नहीं यूज़ हो रहा.
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो भी सेम यूजेज आ रहा है उसमें। पार्ट सी देखें, इट्स गोइंग टू बी अ गुड पार्टी, आई विश यू वुड कम, आई वॉन्ट यू टू कम। और उसके बाद वी आर गोइंग टू बी लेट, आई विश यू वुड हरी, आई वॉन्ट यू टू हरी। तो इन सी एंड डी आई विश यू वुड इज ऑफन यूज टू मेक रिक्वेस्ट। अब पीछे वाले एग्जाम्पल से ये वाले एग्जाम्पल्स कैसे डिफरेंट हैं? दैट वी आर डायरेक्टली एड्रेसिंग टू समवन, हम डायरेक्टली किसी से बात कर रहे हैं और हम उन्हें अपनी विश या जो हमारी डिज़ायर है वो बता रहे हैं, और हम उन्हें क्लियरली बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, या अगर ऐसा हो जाता तो फिर वो बहुत अच्छा होता, या हमारी जो डिज़ायर थी वो फुलफिल हो जाती। तो ये दोनों कंडीशंस भी जैसे कि ऊपर मेंशन है वो फ्यूचर को ही इंडिकेट कर रही हैं, और वो ऐसी विशेस को हाईलाइट कर रही हैं जो कि somehow they can be fulfilled, यानी कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे पास आप ये समझिए कि हाफ एंड हाफ है, कि हो भी लाइक 50% चांसेस है कि हो भी सकते हैं, एंड 50% आर दैट इट कैन नॉट हैपन। तो इसमें जो लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट कंडीशनल से कम ही है, लेकिन सेकंड और थर्ड से ज्यादा है। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज नंबर 8, वी नीड सम हेल्प, आई विश एल्फ्रेड would hear now, if he were we could find this work we could finish this work very quickly। अब ये जो डिज़ायर है इसमें इसको हम दो तरह से पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने जैसे अभी जो यहाँ पे यूज़ किया, आई विश एल्फ्रेड वुड हियर नाउ इफ़ ही वर, इफ़ ही वर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे इफ़ ही वुड भी लगा सकते हैं। अगर हम दोनों ब्लैंक्स में वुड लगा देते हैं तो फिर इससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ हद तक हम इसको पूरा कर सकते हैं, हम इस कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ वर लगा देती हूँ तो वर शो करेगा कि अब ये पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब मैंने पास्ट की बात कर दिया, और क्योंकि पास्ट में हम ट्रैवल बैक नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ट्रैवल बैक इन टाइम, तो हम उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ दोनों में वुड लगा देती हूँ, सो दैट वुड इंडिकेट कि अभी कुछ ना कुछ चांसेस हैं उसके पूरा होने के। We had a good time in Houston over vacation. I wish you dash with dash a good time. तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? I wish you came with us if you would come with us, you had a good time। अब इसमें क्योंकि ब्रैकेट्स में उन्होंने ऑलरेडी हिंट्स हमें दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से दोनों जगह पे वुड नहीं लगा सकते। और नीचे देखिए हैव है, और ये ऐसी चीज़ है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, ऊपर इंडिकेट हुआ है कि वी हैड अ गुड टाइम, ये पास्ट की ऑलरेडी बात हो रही है, तो हम इसको फिर थर्ड कंडीशनल ही बनाएंगे। हम फिर इसको फर्स्ट या सेकेंड या उसके अलावा जो भी हमने विश वाला देखा था वैसा नहीं बना सकते। तो इस वजह से क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो फिर हमें इसको पूरे को पास्ट में ही लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वुड आएगा या फिर यहाँ पे जो हमारी डिज़ायर आएगी वो ऐसी होगी विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन द फ्यूचर। ऑलराइट, मूविंग ऑन, यूजिंग एज इफ एज दो। अब जो पहले हमने सिंपल कंडीशनल्स किए थे उसमें हमने सिंपली इफ़ यूज़ किया था और उसके साथ सेकंड क्लॉज या उसको हमने सेकंड क्लॉज में यूज़ कर लेते और फर्स्ट को हमने मेन में रखा था, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ और था। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना एज इफ़ और एज दो, जैसे हम कहते हैं कि जैसा कि, या जैसे हम किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे होते हैं कि वो असल में वैसी नहीं है लेकिन हम उसको वैसा समझ रहे हैं या हम उसको वैसा कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एज इफ़ या फिर एज दो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले एग्जांपल देखिए, इट लुक्स लाइक रेन, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज इट लुक्स एज इफ इट इज गोइंग टू रेन, और इट लुक्स एज दो इट इज गोइंग टू रेन। अब ये तीन बातें हैं हमारे पास, एक हमने सिंपल लिखा, उसके बाद एक हमने सेकंड वाला जो था वो हमारे पास कंडीशनल आ गया, ज़ीरो कंडीशनल, और जो थर्ड वाला है वो फिर हमारे पास ये वाली टाइप आ जाएगी जो ये वाला केस है जिसमें हम एज इफ़ या एज दो लगाते हैं। और अगर हम देखें तो तीनों का जो मीनिंग है वो सेम है, सिर्फ ये है कि हमने उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। स्ट्रक्चर वाइज वो डिफरेंट होंगे लेकिन मीनिंग वाइज वो सेम ही रहेंगे। यानी कि ये इसमें ऐसी बात हो रही है जो अभी हुई नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है।
नोटिस इन ए लाइक इज फॉलोड बाय अ नाउन ऑब्जेक्ट. नाउन ऑब्जेक्ट क्या है? रेन. इसको नाउन ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि है तो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, लेकिन एक्चुअली रेन जो है वो नाउन है, तो हमने उसको क्या कहा? नाउन ऑब्जेक्ट. नोटिस इन बी एंड सी एज इफ एंड एज दो आर फॉलोड बाय अ क्लॉज. जैसे कि as if it is going to rain और as though it is going to rain. तो दोनों में हमारे पास ये वाली कंडीशन आ रही है कि जिसमें हमारे पास as if या as though आ रहा है, और दोनों में क्या है? as if या as though के बाद we have a clause. तो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, मीनिंग ऑल्दो इनका सेम है. इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू रेन इन इनफॉर्मल. ठीक है, अब ये क्या है कंडीशन? इनफॉर्मल है, और हम मोस्टली राइटिंग में जब हम फॉर्मली, बेशक हम फॉर्मली लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, राइटिंग में हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं. स्पीकिंग में हम फिर भी ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर लेते हैं. नोटिस इन डी लाइक इज फॉलोड बाय अ क्लॉज. This use of consider appropriate in formal English, but it is not generally considered appropriate in formal English. अब जो ऊपर वाला है वो informal है, और नीचे वाला in और formal अलग अलग हैं. जैसे मैंने बताया कि हम informal में यूज़ कर लेते हैं, formal में नहीं यूज़ करते. तो जो ऊपर informal लिखा हुआ है वो informal का है, और जो नीचे वाले हैं वो in अलग है और formal अलग है. As if or as though is preferred A, B, C and D all having the same meaning. तो इसमें तीनों का जो मतलब जो चारों हमारे पास एग्जांपल है, ए बी सी एंड डी, चारों का सेम मीनिंग है. सिर्फ यह है कि स्ट्रक्चरली डिफरेंस है, और फिर उसका यूजेज भी डिफरेंट आ जाएगा कि किसी जगह पे आप उसको सिंपल वे में यूज़ करें, किसी जगह पे आप उसको फॉर्मली यूज़ करें, और किसी जगह पे जैसे ये दिया हुआ लास्ट वाला हम इसको इनफॉर्मली यूज़ करें. तो इस तरह से ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं. नाउ ट्रू स्टेटमेंट, ही इज़ नॉट अ चाइल्ड. वर्ब फॉर्म after as if or as though. She talked to him as if he were a child. Usually the idea following as if or as though is untrue. In this case, verb use age is similar to that conditional sentences. Notice the examples. अभी आगे भी हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे. बेसिक रूल क्या है इसका? बेसिक रूल इसका ये है कि as if और as though से पहले वाली जो बात हमने लिखी होती है वो क्या है? वो ऐसी होती है, अब जैसे ये बताया ना कि ऐसी कंडीशन उसमें बता रहे होते हैं हम जो कि ट्रू नहीं होती है. उसमें कोई ना कोई ऐसी बात होती है विच इज़ नॉट ट्रू. जैसे ट्रू स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? ही इज़ नॉट अ चाइल्ड. और शी टॉक टू हिम एज इफ ही वर अ चाइल्ड. आप देखें जो एज इफ के बाद वाली है दैट इज़ नॉट ट्रू. तो हम वहाँ पे बगैर नो लगाए या कोई भी नेगेटिव डेनोटेशन लगाए हम उसको सिंपली एज इफ या एज दो के साथ लिख देते हैं, और वो एज इफ और एज दो जो है वो शो करता है दैट द स्टेटमेंट इज अनट्रू और इट इज नॉट अ फैक्ट और इट इज अगेंस्ट इट. True statement, she did not take a shower with her clothes on. अब असल बात क्या है? When she came in from the rainstorm, she looked as if she had taken a shower with her clothes on. Like there was another reason she was wet, but it seemed like she had taken the shower. तो क्या हुआ कि जो as if या as though के बाद कंडीशन आई that was untrue. Next one, he has met her. He acted as though he had never met her. तो असल कंडीशन या एक्चुअल सेंटेंस क्या है हमारे पास कि he has already met her, लेकिन हुआ क्या? He acted as though, ऐसा बिहेव किया that the person had never met her. Next example, she will be here. She acted as though as she had never here. तो असल कंडीशन क्या थी कि she will be here, like she will present here or in the near future she will come here. लेकिन as if या as though के साथ हमने उसको change कर दिया that the person is never going to be here or she was actually never here. Now coming towards the exercise, his animals are not people. अब हमने इसको convert करना है as if या as though में. I know a farmer who talks to his animals as if they were पर people और as if they were human beings. क्योंकि जो ऊपर कंडीशन लिखी हुई है उसमें people है, तो अगर आपने people लिखना है वो लिख लें या human beings लिखना है. सिर्फ ये है कि हमने उसको as if या as though के साथ उसको मतलब ऐड करना है वहाँ पे वो शो करने के लिए कि that is not true. तो क्या बनेगा? I know a farmer who talks to his animals as if or as though his animals are people or his animals are human beings.
Sometimes his father is not a general in the army. अब ये एक्चुअल कंडीशन है, और अब जब हम इसका एज इफ या एज दो बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? समटाइम्स हिज फादर गिव्स ऑर्डर्स एज इफ ही वॉज एन आर्मी जनरल, या फिर एज इफ ही वॉज अ जनरल इन द आर्मी. तो इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं. सिर्फ ये है कि हमने शो करना है कि वट एवर इट इज आफ्टर एज इफ और एज दो, it is incorrect. So this is all for today, and I hope it would be helpful and understandable for you, and thank you for listening.